आदाब नाज़रीन, जी सलाम की इस खुसूसी बातचीत में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और आज की खास बातचीत में हमारी मेहमान हैं 2014 के बाद पूरे यूपी से वाहिद मुस्लिम एमपी चुनकर पहुंचने वाली कैराना से एमपी बनी हुई तबस्सुम हसन साहिबा। तबस्सुम साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस बार की जीत के मायने पिछली और जीत से कितने मुख्तलिफ हैं आपके लिए? इस जीत को तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और हम जब कैंपेन कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि हमारे आगे पीछे बहुत कुछ हो रहा है और कैमरे ये वो सब चल रहा है। तो इस जीत के मायने तो हैं ही। और मैं ये भी कहूँगी कि जो हालात हैं ये, इन हालात में इसके मायने और बढ़ जाते हैं हालात की वजह से। और जो पर्टिकुलर वो एरिया है जहाँ से हम चुन के आए हैं वो वहाँ बहुत सेंसिटिव है। वहाँ उन हालात में और जीतना तो एक बड़ी बात होगी मेरी समझ से। जी, जब महागठबंधन या अजीम इत्तेहाद की जिसके हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो तस्वीर हमारे सामने आई वो आई कर्नाटक इलेक्शन के बाद, जब तमाम पार्टीज एक साथ एक स्टेज पर मौजूद थी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें उस जीत के असल मायने जो हमें देखने को मिले हैं वो आपकी जीत के बाद मिले हैं। और यूं तो 4 लोकसभा सीट के लिए अभी इलेक्शन हुए थे, लेकिन कैराना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक अलायंस बना है जहां तमाम पार्टीज जो है एक साथ इकट्ठी होकर आई हैं, आगे आने वाले वक्त में आप इसे किस तरह से दिख रही हैं? देखिए, अगर सब हालात ठीक रहे तो इंशाल्लाह ये जो है आम चुनाव में पूरी कामयाबी के साथ जो है 80 सीटें जैसे हैं यूपी की, उनमें जो है ये पूरी परफॉर्मेंस अपनी दिखाएगा। अल्लाह की जात से ये उम्मीद रखते हैं। आपको इतनी उम्मीद थी कि आप इतने ही वोट से जीतेंगे? लगभग 44,618। नहीं, हमें तो शुरू से ही बहुत उम्मीद थी, लेकिन जो है हालात ऐसे हुए चुनाव वाले दिन कि ईवीएम इतना ख़राब हुआ कि हर बूथ जो है 2-2, 3-3 घंटे चलने के बाद में बंद हो गया। और फिर जो हमने रिपोर्ट दी उसमें जो है पूरा 350 बूथों की हमने रिपोर्ट दी थी, जिसमें से जो है पता नहीं क्या किया गया सोच समझ के। उधर गंगो और नकुड़ पे सिर्फ चुनाव कराया गया और इधर नहीं कराया गया क्योंकि यहाँ अपना असर रसूख ज़्यादा है। वो सीटें है तो मेरी तो खैर मैं तो कहूँगी मेरी तो अपनी है क्योंकि मेरा मायका वहाँ है। अब इसी वजह से चुना भी मुझे गया था, इसीलिए कि मैं दोनों जगह इफेक्ट करती हूँ और दूसरा कोई कैंडिडेट इस तरह का नहीं था। तो सभी जो पार्टी लीडर हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, सबने नाम पे फैसला मेरे किया कि जो है इनको भाई लड़ाना चाहिए, ये दोनों जगह देखेंगी। तो वहाँ सीटें वहाँ के बूथों पे फिर इन्होंने चुनाव किया। जब ज़्यादा गड़बड़ हो गई और इन्होंने सोचा कि अब कोई चारा ही नहीं है तो फिर वहाँ के बूथ दिए गए और यहाँ के सब छोड़ दिए गए। जीत जो है का अंतर बहुत होना था, लेकिन 1 लाख के लगभग तो ईवीएम खा गया। और जिस दिन हमें रिजल्ट मिला उस दिन हमारा रिजल्ट घटते घटते 20-22 हज़ार हमारा जो है घटा दिया गया। तो आपको अभी भी शिकायत है? बिल्कुल शिकायत है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि जब जीत हो जाती है तो ईवीएम ठीक हो जाते हैं, जब हार हो जाती है तो वही ईवीएम्स खराब हो जाते हैं। तो उनका बार बार ये कहना है कि ईवीएम क्या आपकी मर्जी से चलेंगे, अगर आप जीत गए तो आपके लिए ईवीएम ठीक है, अगर आप हार गए तो आपके लिए ईवीएम खराब है। देखिए, अब की बार ईवीएम का जो मसला था वो अलग तरीके का था। एक साथ हमने इतने दिन से चुनाव देखते आ रहे, पॉलिटिकल फैमिली है हमारी, हर चुनाव में कहीं ना कहीं रहते हैं, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। तो उसमें ये था कि इतनी तादाद में हमने कभी नहीं सुना, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत हम ही लेते हैं उस दिन। तो हद से हद 2-4, इससे ज़्यादा कोई मशीन खराब कभी नहीं हुई। लेकिन अब की बार तो एक बाढ़ सी आ गई और हम जो है ना हमारे हाथ पैर फूल गए। अब ये जब मशीनें ही खराब होगी तो वोट डलेगा कैसे? मुश्किल से तो रमज़ान में वोट को बाहर निकाला, पता नहीं कैसे कैसे कन्विंस करके, तो अब वो बाहर आया है। अब वो तो क्या आपको ये भी लग रहा है कि रमज़ान के महीने में ये रखा गया, इलेक्शन रखा गया, डेट्स रखी गई
क्या इसके पीछे भी आप? जी बिल्कुल, जानबूझ के किया गया ये। हमारा चुनाव जो है ये उसमें भी हो सकता था, कर्नाटक के साथ भी हो सकता था, और अगर कर्नाटक के साथ नहीं कराना था तो 15 दिन बाद भी हो जाता है। इसमें कुछ बनना बिगड़ रहा तो कुछ नहीं है। ये एक चुनाव है, एक मैसेज है ये तो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये आगे पीछे हो सकता था, तो ये तो पर्टिकुलर एक उसे परेशान करने के लिए किया गया जी। लेकिन उसी इलेक्शन के बीच एक हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत अच्छी मिसाल भी देखने को मिली। हमने देखा कि किस तरह से जो जाट भाई थे उन्होंने मुसलमानों को जगह दी, अपनी लाइनें उन्होंने तोड़ तोड़ कर उनको जगह दी और उनको खड़ा करवाया। तो एक जो एक खाई सी बन गई थी जाट और खासतौर पर मुसलमानों के बीच में, क्या आपको ये लग रहा है कि इस इलेक्शन के बाद वो खाई जो है उसको इस इलेक्शन ने पाटने का काम किया है? जी बहुत हद तक। कुछ जो अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर रह गए लोग, जिनके पास कोई पद थे या किसी को कुछ मिल रहा था किसी दूसरी पार्टी से, तो वो लोग रह गए, बाकी जाट बिरादरी में कोई नहीं रहा। उस 70-80% के लगभग हमें जी। तो कैराना को ये माना जाता है कि एक तरह से प्रयोगशाला माना गया था कि किस तरह से पूरे यूपी में, खासतौर पर मुजफ्फरनगर में जब राइट्स हुए थे तो कैराना जो है वो प्रयोगशाला था, और उसी के बाद मूड बना, और जिस तरह से फिर आम इलेक्शन हुए और फिर यूपी का इलेक्शन हुआ, तो तब तक वो तमाम जो है तस्वीर बनी रही। अब आपको क्या लग रहा है, हालात कितने बदल गए हैं? देखिए हालात तो बदलेंगे। अब बहुत सारे है ना, देखिए अब चुनाव के दौरान ही आप देखिए जैसे मीटिंग्स हो रही है, इधर जाट बहुल्य इलाके में अगर मीटिंग हो रही है और हमारे मुस्लिम्स वहाँ पहुँच गए तो उन लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी, आ जाओ भाई बैठो, स्टेज पे जगह दी सबको। और इसी तरह अगर कहीं मुस्लिम बहुल्य इलाके में मीटिंग हो रही है तो सब जाटों को जो है जगह दी गई, और सबको मतलब पूरा माहौल दोनों लोगों ने, तीनों लोगों ने, बल्कि एससी ने भी मिलके ये कहा कि चुनाव खराब नहीं होना चाहिए, हमारा चुनाव बहुत अच्छा है, ये खराब नहीं होना चाहिए, ये लोग रोज कोशिशें कर रहे हैं तो इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होनी चाहिए। तो ये सब ने मिलके कोशिश की। तो आपको लगा कि इस इलेक्शन में जिन्ना नहीं बल्कि गन्ना चला है। तो क्या सिर्फ गन्ने का इशू था कि लोग वहाँ किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, इस वजह से वो इस अलायंस के साथ आकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे? या आपको वाकई में लगता है कि जो कुछ हुआ था, पिछला जो कुछ हुआ है वो सब अब खत्म हो गया है और एक नई शुरुआत हुई है? नहीं, नई शुरुआत तो हो गई। अगर देखा जाए तो जो भी पहले मामलात हैं तो उनको सब लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश नहीं कर रहे, और ये लोगों ने सोच लिया कि ये हमारे साथ गलत कराया गया था, जबकि हम चाह नहीं रहे थे, ये हमारे ऊपर लादा गया था। और जब ये हुआ तो वो लोग अलग खड़े होके फिर उन्होंने तमाशा भी देखा इन लोगों का, मतलब ये इन लोगों को भिड़वा के फिर वो सामने से देखते रहे कि क्या हो रहा है। ये दोनों के बीच में जो खाई थी आखिर ये खत्म किस तरह से हुई, शुरुआत किस तरह से की गई? क्योंकि लग ऐसा रहा था कि इतनी भी बड़ी खाई दोनों के बीच में आ गई है कि शायद अब इसको पाट पाना बहुत मुश्किल होगा, खास तौर पर अभी फिलहाल जिस तरह का मुल्क का माहौल है उसमें। देखिए शुरुआत तो कई महीने से चल रही है, 6-7 महीने से अजीत सिंह जी, और इन्होंने अपनी भूल कबूल की, जो भी अपने लोगों के बीच में जाके कहा इन्होंने, जाटों के बीच में जैन जी ने बहुत मेहनत की, सब लोगों को बुलाया बिठाया, बात की उनसे, तो लगातार 6 महीने से कोशिश में लगे हुए थे। और फिर उसी में ये बीच में चुनाव आ गया, और चुनाव में फिर जो है ये होने लगा कि भाई किसको लड़ाना चाहिए, किसको नहीं लड़ाना चाहिए, तो इस तरह की सारी बातें बीच में आई। जैन जी को भी लड़ाने की बात आई थी, लेकिन जो है फिर वो बीच में जैसे इन्होंने बैठ के तय किया कि इस तरह से ठीक रहेगा, तो फिर वो सारा हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि बाईपोल्स और जो असेंबली इलेक्शन और आम इंतखाबात जो होते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। बाईपोल्स में ये होता है कि लोकल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और जब नेशनल इलेक्शन होता है, जब आम चुनाव होते हैं, तो फिर नेशनल इश्यूज होते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो आपकी जीत है, अभी 1 साल से भी कम का वक्त अब बचा है, तो ये जीत जो है तब तक उसी तरह से कायम रहेगी, उसी तरह से आप लोगों को जोड़ने में कामयाब रहेंगी? कोशिश तो यही रहेगी इंशाल्लाह। जो वहाँ का भाईचारा ख़राब हुआ है, जिसमें जहर फैला है, तो उसी को ठीक करने में हम लोग लगेंगे, और जो कमी रह गई उसको पूरी करेंगे, सब लोगों को एक साथ बिठा के बात करके। जी,
अभी हम देख रहे हैं कि किसान जो हैं वो बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर, और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और तमाम जगहों से किसान, और जो जिस जहां से आप जीत कर आई हो पूरी किसान बेल्ट मानी जाती है, खासतौर पर गन्ना किसान जो कि जिसके पास पैसा भी है, उस तरह का किसान वो माना जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2019 का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें किसान का इशू जो है कितना बड़ा होगा? किसान का इशू तो रहेगा, क्योंकि किसान को अब भी पेमेंट वगैरह कुछ नहीं मिल रही है। देखिए, किसान के पास एक वो खाद डालने का होता है बोरा, तो वो जो है उसके रेट इतने बढ़ा दिए गए और उसका 5 किलो कम कर दिया गया, उसी बोरे में से 5 किलो कम कर दिया गया और उसी को जो है रेट बढ़ा दिए गए। तो हर चीज़ में जैसे वो कहते हैं ना कि लेते भी खाते हैं और देते भी खाते हैं, ये आज के टाइम में ये हो रहा है। बिजली के बिल बढ़ गए हैं किसान के, जबकि किसानों को पहले जो है थोड़ा वो मिलती थी। और ये अपना जो है पानी का डीजल जिससे पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल वगैरह, तो ये भी बढ़ा दिया गया था। योगी आदित्यनाथ जब आए थे, हुकूमत में आए थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने के बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और उन्होंने ये कहा भी है कि उन्होंने कर्ज माफ भी किए हैं। खासतौर पर गन्ना किसानों को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि MSP से ज्यादा उन्हें दिया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि दरअसल वो उस तरह से उनके काम नहीं कर पाए और यही वजह रही कि कैराना में जिन्ना नहीं बल्कि गन्ना चला? गन्ना चला है, गन्ना ही चला और लोकल मुद्दे ही चलेंगे आगे भी, जो जिसके जहाँ के मुद्दे हैं वही चलेंगे। इस तरह के मामलात के भाई जो है ये कागजों में ही कर रहे हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया योगी जी को आए हुए, सब फाइलों में ही चल रहा है, कोई धरातल पे कुछ भी नहीं है। मैं गई थी लखनऊ, तो मैंने देखा वहाँ सब टांग पे टांग रख के बैठे, पहले पुराने जानने वाले हैं, भाई ऐसे क्यों बैठे हो? यदि अभी इसमें से उसमें तक कोई फाइल सर की नहीं है, कोई आदेश आया नहीं है, मौज कर रहे हैं बैठे। तो वो जो फाइलों में इनका कर्जा माफ हुआ है ना, उसमें अव्वल में तो हुआ नहीं, बहुत कम लोगों को इन्होंने दिए थे और उसमें भी बहुत सारे बाउंडेशन लगा दी थी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसका होगा कर्जा माफ। तुम्हारी ये खास बातचीत इसी तरह से जारी रहेगी। फिलहाल ये रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द हाजिर होता। तो 2019 में किस तरह का आपको लग रहा है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है? वोट शेयर को लेकर आपको लग रहा है कि क्या उस तरह से वो तमाम बातें, क्योंकि मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस भी है, RLD भी है और छोटी छोटी पार्टीज भी हैं जिनको आप साथ लेकर आ रहे हैं। पीस पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी है, जिनका उतना वजूद नहीं है, लेकिन इस चुनाव में भी 14 पार्टियों का था हमारा, 14-15 पार्टियों की थी, लेकिन सबके नाम पता नहीं रहते, मेन चीजें याद हैं। तो ये जो बनेगा, तो देखिए इनके खिलाफ बनना तो इसी तरह चाहिए। मेरी अपनी राय भी यही है कि अगर चेंज लाना है, बदलना है किसी चीज को, तो होना तो इसी तरीके का चाहिए। और देखिए अब हमारे लोग क्या सोचते हैं, हमारी पार्टियों के जो जिम्मेदार लोग हैं वो किस तरह का आगे वो बनाते हैं, देखिए तो वही बता सकते हैं। लेकिन जैसे लीडर जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उनसे पहले मैं बताऊं, मैं अपनी बिल्कुल सोच और अपनी राय और जो उन लोगों के बीच में गई हूँ मैं उनकी बता रही हूँ कि उन लोगों ने इस गठबंधन को, महागठबंधन को लीडरों से पहले एक्सेप्ट किया, बहुत मतलब प्यार से। और बस ये था कि भाई नहीं, गठबंधन होना चाहिए इसी तरह, और हमारे वोट बढ़ जाते हैं और ये कुछ इस पे चल जाएंगे, कुछ उस पे, और हम आपसी उसमें बन जाए, तो इसी तरह होना चाहिए। बाउंडेशन होनी चाहिए कि कोई और नहीं आएगा, अब एक ही कैंडिडेट है, इसी को देखो। तो आपको लग रहा है कि वोटर्स भी जो है वो अब स्मार्ट हो गए हैं? उन्हें लग रहा है कि जो हमने जब असेंबली इलेक्शन हुए थे तो हमने देखा था कि BSP और समाजवादी पार्टी का जिस तरह से वोट बटा था, अगर वो दोनों एक साथ इलेक्शन लड़ते तो शायद तस्वीर जो है वो यूपी की फिलहाल अलग होती। तो आपको लग रहा है कि अकलमंदी पहले दिखानी चाहिए थी? दोनों का वोट परसेंट मिलके बढ़ रहा है, बीजेपी के वोट परसेंट। तो और जीत हार का अंतर भी बहुत सारी सीटों पे ऐसा रहा है, कहीं 4000, कहीं 2000, कहीं मतलब इस तरह से सारी सीटों का रहा। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि चाहे फूलपुर की, गोरखपुर की हम बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टियों से BSP ही साथ में आई थी,
उस टाइम पे कांग्रेस और आरएलडी नहीं थे साथ में, और अब हमने यहाँ पर देखा है। इसके अलावा हमने देखा कर्नाटक में किस तरह से हुकूमत बनी है। लग ऐसा रहा है कि एकला चलो कि अगर आप नीति पे चलेंगे तो कुछ होने जाना नहीं है। नहीं, तो अभी फिलहाल अगर आपको बीजेपी के अगेंस्ट अगर आपको खड़ा करना है किसी को, तो आपको सबको मिलकर साथ में आना पड़ेगा, और आपको लग रहा है कि यही एक वाहिद तरीका है? बिल्कुल यही तरीका है, और इससे आगे कुछ निकल नहीं सकता तरीका। हम भी जो है अपने लोगों को बता रहे थे वहाँ, जब कैंपेन के लिए जाते थे तो यही कहते थे कि भाई इससे आगे देखिए, उन लोगों ने सोच लिया, हमारे लीडरों ने हमारे लिए बैठ के सोच लिया, सब लोगों के लिए, चाहे वो जाट हैं, चाहे एससी हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे अदर कोई भी कास्ट है, सबके लिए सोचा उन्होंने बैठ के, और अपने अपने ईगो, अपने अपने वो सब ने अलग रखे। तो अब आप लोग भी सोचो कि इससे ज़्यादा हमारे लिए आगे कोई सोच नहीं सकता, और हम सबको मिल के चलना पड़ेगा। हमारी कन्विंसिंग सिर्फ यही थी, 2-3 लफ्ज़ों की। मैं तो यही कहती थी भाई अब तुम देख लो क्या करना है आप लोगों ने। लेकिन आपके नाम पर किस तरह से आम राय बनी? क्योंकि आज के हालात जिस तरह के हैं, एक तो ये कि तमाम लोग साथ में आ रहे हैं, फिर आप आरएलडी की टिकट पे आप इलेक्शन लड़ी हैं, आप एक मुस्लिम चेहरा हैं, और ऐसी जगह से आप चुनाव लड़ी हैं जहां पर बहुत ज्यादा हमने देखा कि किस तरह से लोग आपस में बट गए थे। तो आपने लोगों को कन्विंस कैसे किया कि आपको मुझे वोट देना है? देखिए, कैराना जो है हमेशा से कैराना एक लोकसभा सीट रही है, और वहाँ दावेदारी में हम लोग रहे हैं, दोनों फैमिली, कभी वो फैमिली कभी मेरी फैमिली, और जीत के भी आए हैं हमेशा। कभी जो है दाएं बाएं से कोई आ गया बाहर का तो ठीक है, नहीं तो जो है हम ही दोनों ने लड़ा है। तो कैंडिडेट जो बीजेपी की डिसाइडेड थी वो भी कैराने की थी, तो सोचा यहीगा कि भाई कैसे करा जाए, तो फिर यही बेहतर समझा होगा कि वैसे हमें बिल्कुल इस बारे में पता नहीं था कि हमें ऐसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम तो सिर्फ अपनी पार्टी से डिमांड कर रहे थे। आपको ये नहीं पता था कि आपको आरएलडी के उस पर चुनाव चिन्ह पर आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा जी। लेकिन अब जब आप जीत गई हैं तो अब आप किस तरह से अपने इलाके में, अपने हलके में आप जो है काम करेंगी? देखिए, मुझे 10-20 दिन जो काम किया है हमने, तो इतना मतलब आपसी भाईचारा मिला है देखने को कि अगर हम इसमें काम करें तो ये बढ़ सकता है। हम सब लोग मिल के आपस में, इन लोगों में कहीं कोई दरार नहीं है, इसको मिल बैठ के बात करने की बात है इन लोगों के बीच में, और जो है आगे चल के इंशाल्लाह ये मजबूत होगा बहुत ज़्यादा। क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर आगे जाके आप काम करने वाली हैं? क्या आपको लगता है कि आपसी भाईचारा ही फिलहाल के इस दौर में सबसे बड़ा यही मसला है? यही मसला है सबसे बड़ा यही मसला है। किसी को हम खाने को नहीं दे सकते, कोई मांगता नहीं है, किसी की कोई मदद कर रहा तो अपने हिसाब से कोई करता रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्यार से 2 आदमी बैठ के 2 लोगों के बीच में बात कर ले, वो सबसे बड़ी बात है। आज हिंदू मुसलमान कोई जो है लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें लड़ाया जा रहा है। बांटो और राजनीति करो, यही इनका बीजेपी वालों का एक मुहिम चली हुई है। तो उनकी क्या आपको लग रहा है कि लोगों की समझ में अब आ रही है ये बात? बिल्कुल आ रही है, तो ये देखने को मिला है, यही बात तो आई है। और बहुत कोशिशें हुई कम्युनलाइज करने की इस चुनाव को, लेकिन कोई नहीं माना, और सब ने अपने अपने हिस्सों को सेव किया कि कोई कुछ नहीं करेगा। बच्चों को समझाया, हर तरीके से समझाया। अब ये मेरे जीतने के बाद ये वायरल हो रहा है मैसेज कि अल्लाह जीत गए और जो है राम हार गए, तो मतलब ये तरकीबें अब शुरू हो गई। तो आप ये जिस तरह की मैसेजेस जो है वायरल हो रहे हैं, कहीं पता चला है शायद एक आध पोस्टर भी लगाया गया है कि ये आपने ये कहा है कि दरअसल ये जीत जो है वो अल्लाह की जीत है और राम की ये हार है। तो इस तरह के जो मैसेजेस जो फैलाए जा रहे हैं उनका आप किस तरह से जवाब देंगे? एक बात तो बताइए, अल्लाह और राम दोनों ही तो साथ चल रहे थे हमारे जी, तो हम तो अकेले थे ही नहीं। हम अल्लाह, राम, कृष्ण जी सभी चल रहे थे हमारे साथ थे, जो जिसके मानने वाला है सब हमारे साथ थे। देखिए 2.5 लाख की तादाद काफी बड़ी होती है। जिसको इन्होंने एससी को हिंदू बनाया था, इन्होंने ये कह के कि जब 14 का चुनाव हुआ कि भाई आप हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, ये हैं वो हैं, तो इनको हिंदू बनाया था। तो आज वो अगर वोट कर रहे हैं दूसरी जगह अपनी किसी दिक्कतों को, परेशानियों को देखते हुए,
तो वो हिंदू नहीं रहे, अब वो कुछ और हो गए, तो क्या वो हमारे साथ नहीं चल रहे थे? जाट भाई हिंदू नहीं है, वो हमारे साथ नहीं चल रहे थे। तो मैं तो समझती नहीं हूँ कि इस तरह की कोई बात है। तो इनको समझना चाहिए कि अब लोग समझ गए इनकी हरकतों को, और बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, कोई इनकी बात में आने वाला नहीं है। क्या आपको लग रहा है मायावती का जो वोट बैंक था, जो दरअसल ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के पास चला गया है, अब क्या आपको लग रहा है धीरे धीरे वो मायावती की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है? नहीं, वो पक्का आ चुका, धीरे धीरे कुछ नहीं, वो दौड़ के आ गया है। वो अपनी गलती मान रहे हैं, जो भी कुछ परसेंट गया होगा तो उसको मान रहे हैं कि गलती हुई थी, और अब सब अपने को मजबूत करने में लगे हैं। उनके साथ जाजतियाँ भी बहुत हुई, सहारनपुर में कबीरपुर गांव है, वहाँ बहुत उनके साथ जाजती हुई, तो कहीं ना कहीं बेचारों के साथ होती रहती है। मुझे उनके साथ हमदर्दी है, और मैं यही कहती हूँ कि भी दबे हुए लोगों को और दबाते हैं ये लोग, इनका यही तरीका है। मुस्लिम को दबाते हैं, एससी को दबाते हैं, जो इनसे दबता है और जो इनके सिर पे चढ़ के बोलता है उसको कुछ नहीं कहते हैं। जी, लेकिन जब मुजफ्फरनगर हुआ था तब तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, और तब तो बीजेपी नहीं थी वहाँ पर। उसके बावजूद भी इतने बड़े राइट्स वहाँ पर हुए, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर मुसलमान मारे गए, हिंदू भाई भी वहाँ पर उनको भी मतलब मारा गया, और वहाँ से अभी तक भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग वहाँ पर रहते थे अभी भी रेफ्यूजी हैं। तो आपके ये सवाल ही उठता है जहन में कि समाजवादी पार्टी के रहते मुजफ्फरनगर में इतने बड़े राइट्स हुए, तब आप कहाँ थे? तब आपको आपसी भाईचारा क्यों नहीं याद आ रहा था? देखिए, वही तो इन्होंने 2014 की जमीन जब भी तो तय बनाई थी इन्होंने, तभी तो इन्होंने अंदर खाने वो सब किया था, जहर तो इन्हीं का तो आपको लगा फैलाया इसमें हुआ। समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं था? कोई हाथ नहीं है किसी का। समाजवादी पार्टी ने जितना भी किया है, बहुत कुछ सब लोगों के लिए करने की कोशिश की है, और डायरेक्टली उसी दिन मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच गए थे, कैराना कांदला सब जगह पहुँचे मुजफ्फरनगर, और इन्होंने जो है एक ज़मीन जो मैंने बताया वो वहीं से तय करी थी, बुच्चा खेड़ी गांव से, और पूरा प्री प्लान था सब। तो उसमें जो है कोई इनका रोल नहीं था। कैराना में भी हिंदू पलायन का मुद्दा जो है वो बहुत जोर शोर से उठा था कि वहां पर डर रहे हैं लोग, और वहां से हिंदू जो है वो दरअसल पलायन कर रहे हैं, और बीजेपी ने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया था। क्या आपको लग रहा था वाकई में उसमें कोई सच्चाई थी? लोग गए तो थे वहां से घर छोड़ के, तो क्या मुसलमानों के और उनके दबदबे की वजह से वहां से कोई नहीं गया था वहाँ? हमेशा से 80 और 20 का रेशो है वहाँ, हिंदू 20 और मुस्लिम 80, तो वहाँ तो बहुत प्यार से रहते हैं। और ये जो राइट्स हुए थे 13 के, ये कैराना में तो हुए ही नहीं, अगल बगल हुए गांव में, क्योंकि कैराना में ये इनकी कोशिशें जो है नाकामयाब हो जाती हैं। फिर सोचता है ना आदमी कि हम कुछ करेंगे, और पकड़े गए तो फिर कुछ और ना बढ़ जाए मामला। तो इस तरह जो है कैराना में कभी कुछ नहीं हुआ, बहुत प्यार से रहते हैं कैराना के लोग जी। और कैराना को तो सिर्फ बदनाम करा गया। पूरा खानदान है आपका, आपने सियासत देखी है, आप उसी खानदान से आएंगे। अब आपको लग रहा है कि क्या सियासत इन 4 सालों में कुछ बदली है? अब आप क्या जब लोगों से बात करती हैं, अब आपने जो इलेक्शन लड़ा यहाँ पे दूसरी तरीके से लड़ा, आपने बातचीत का सिलसिला किसी और तरीके से आपने शुरू किया लोगों के साथ? देखिए, लोग तो वही हैं, लेकिन लोग समझ चुके हैं, जो पुराने मामला थे वो समझ चुके हैं, उनको खुद ही समझ आ गई, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को इतना कम टाइम मिला, 14 दिन का टाइम मिला सिर्फ, और टिकट डिसाइड नहीं था किसी का भी, मुझे मिलेगा किसको मिलेगा, कौन काम करेगा फील्ड में। और जो है उनको उनका पहले से है कि उनके मृगांका सिंह लड़ेगी, वो उनका पक्का था, और वो अपना प्रोग्राम वगैरह कर रहे थे। लेकिन ज्यादा कुछ कहने की जरूरत मैं तो समझती हूँ, लोग इंतजार में बैठे हुए थे, उन्होंने हाथों हाथ लिया जो डिसीजन था उसको। मैं ये कह रही हूँ कि महागठबंधन को उन्होंने हाथों हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कब तक वोट डालते रहेंगे और पिछड़ते रहेंगे। तो वो चाहते हैं लोग दिल से कि इस तरह जो एक डर की सियासत करने की कोशिश की गई थी, क्या आपको लग रहा है कि उसको नाकामयाब किया है लोगों ने मिलकर? बिल्कुल बिल्कुल नाकामयाब किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सलाम से बात करने के लिए।
तो ये थी तबस्सुम हसन साहिबा, जिन्होंने अपनी बेबाक राय जो है हमारे सामने रखी और उन्होंने कहा कि किस तरह से इस अजीम इत्तेहाद को उससे पहले पार्टियां एक्सेप्ट करती। दरअसल जो लोग थे कैराना के, वो इंतजार में बैठे हुए थे और उन्होंने खुले दिल से दोनों हाथों से उसे एक्सेप्ट किया और यही बड़ी वजह उनकी जीत की रही।